इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। रिद्धिमा ने फोटो पर हाथ फेरे और मुस्काई। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह जल्दी से नीचे आई और देखा अरमान गेट खोलकर गाड़ी अंदर पार्क कर रहा था। रिद्धिमा उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। अरमान भी मुस्कुराया, फिर कहा, तुम इतनी देर क्यों जाग रही हो रिद्धिमा? मैंने कहा था ना लेट हो जाऊंगा। रिद्धिमा कुछ चुप रही, फिर बोली, वो असल में नींद नहीं आ रही थी इसलिए। अरमान उसकी तरफ देखा और अंदर जाते हुए पूछा, तुमने डिनर किया? रिद्धिमा चुप रही क्योंकि उसके अरमान से झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए सोफे पर अपना बैग फेंकता हुआ कुछ नाराजगी से कहा, क्यों ऐसा करती हो रिद्धिमा? मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी और शायद मैं वहीं डिनर कर लूँ। पर तुमने तो आजकल उपवास करने का प्रण कर लिया है। मेरी बात सुनती कहाँ हूँ आजकल। जो चाहो करो मेरी बला से। कहते हुए वह तौलिया लेकर फ्रेश होने गया। दरवाज़ा जोर से पटकर रिद्धिमा जानती थी अब वह बाहर आकर कोई बात नहीं करेगा और सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाएगा। फिर सारी रात वही गुजरेगा स्टडी के बहाने। अरमान चाहे कितना भी नाराज़गी दिखाए, पर रिद्धिमा समझ चुकी है कि यह तरीका उसे सिर्फ नज़रअंदाज करना या रिद्धिमा के सवालों से बचने का एक रास्ता अरमान ने निकाला है। रिद्धिमा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद की, पर नींद तो कोसों दूर था। उसकी आंखों से आजकल जैसे नींद बहुत ज़्यादा रूठी हुई थी। उससे कितना भी मनाओ भागी भागी फिरती, उसके सामने आने से कतराती थी। और उसके साथ रिद्धिमा के सपने भी ना जाने कहीं गुम हो गए थे। रिद्धिमा उठ बैठी और फिर से एल्बम के पन्ने पलटने लगी। अरमान कितना खूबसूरत लग रहा था शादी के जोड़े में। रिद्धिमा को याद है उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी या कहकर कि तू क्या किस्मत लेकर आई है रिद्धि, तुझे पता है हमारे कॉलेज की आधी से ज़्यादा लड़कियां इस हैंडसम पर मरती थी और इसे पाना चाहती थी, पर बाजी तो तू मार गई। सपना ने जवाब दिया था, अब उन लड़कियों को कह देना और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। अब अरमान अपनी रिद्धिमा का 7 जन्मों तक के लिए बंध गया है, इसलिए उसका सपना देखना भूल जाए। रिद्धिमा ने याद किया जब अरमान ने सुहाग रात को उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करते हुए कुछ गाने को कहा था, तो रिद्धिमा अपनी सुरीली आवाज़ में गा उठी थी, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। और अरमान उसे बाहों में भीजते हुए गुनगुनाया था, चाहतों का मचा फासलों में नहीं, आज छुपा लूँ तुझे हौसलों में कहीं। और दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो गए थे। उसके बाद जब भी रिद्धिमा को अरमान अकेला देखता वहीं लाइन गुनगुनाता था और रिद्धिमा शर्म से लाल होकर वहां से भाग जाती थी। 2 साल इसी तरह हंसते खेलते गुजर गए थे। रिद्धिमा को जहां एक भरा पूरा परिवार मिला था, वहीं अंजलि दीदी का हर पल उसके साथ रहना, माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाले सास ससुर का स्नेह और अरमान का प्यार। रिद्धिमा बहुत खुश थी। एक दिन अतुल जीजू ने आकर बताया कि दिल्ली का बिजनेस जो अतुल का पार्टनर संभालता था, अब वह अपने घर पटना वापस जाना चाहता है, तो अतुल को अपना बिजनेस संभालने दिल्ली जाना पड़ेगा। अंजलि कुछ चिंतित होकर बोली थी, हम कैसे जाएंगे अतुल, मेरा काम और बिट्टू की पढ़ाई सब शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ। अतुल ने जवाब दिया था, तुम यही रहो अंजलि, मैं आ जाता रहूँगा। अरमान ने कहा था, ये क्या बात हुई भाई, आप वहाँ और भाभी यहाँ, एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ दिल्ली। अंजलि खुश होते हुए बोली थी, हाँ यही ठीक रहेगा अरमान, तो चला जा वहाँ और साथ में रिद्धिमा को लेता जा। रिद्धिमा इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कुछ बोलने वाली थी, पर उसके पहले अरमान बोल पड़ा था, थैंक गॉड अब मुझे मेरी दुल्हन पूरी मिलेगी। अब तक तो सबके साथ बांटना पड़ रहा था मुझे। रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई थी, जबकि अंजलि अरमान के सर पर चपत लगाते हुए चुटकी ले थी, बदमाश कहीं का, 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब रिद्धि कोई नई दुल्हन नहीं है। अरमान ने सर पर हाथ मारकर आश्चर्य होने का नाटक करते हुए कहा था, अरे ये 2 साल कब हुए? वैसे मेरे लिए मेरी पत्नी मेरे बुढ़े होने तक दुल्हन ही रहेगी भाभी, आप लोगों जैसे नहीं। 5 साल हुए और प्यार ठंडा पड़ गया। भाई आप दिल्ली के बहाने आपसे भागना चाहते हैं। अतुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा था, जबकि अंजलि आंखें तरेरी थी।
फिर वह बोली थी, चाहे तुम कुछ भी कहो अरमान, पर मैं अपनी रिद्धि के लिए बहुत खुश हूँ। ये सब याद आती रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसके दिल ने कहा, अब क्या हो गया अरमान, जो इस तरह मुझसे दूर जा रहे हो, मुझसे आंखें फेर लेते हो। मैं तो तुम्हारी वही रिद्धिमा हूँ जिसे तुमने प्यार किया था। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली। फिर तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ मुझसे बातें करो, मुझे बताओ, वरना मैं समझूंगी कैसे। रिद्धिमा को याद आया, जब वो दिल्ली आए तो कुछ दिन तो रिद्धिमा खुश रही, पर फिर उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगने लगा। वहाँ भरे पूरे परिवार में थी तो कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने भी अरमान के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही तो अरमान का कहना था, अरमान का ज़्यादातर काम साइट पर रहता है और रिद्धिमा को वह दिल्ली जैसे जगह में अकेला छोड़ नहीं सकता, तो वह घर पर रहकर ही काम करे। रिद्धिमा जो बात कुछ दिनों से कहना चाहती थी, अब उसे लगा सही वक्त है। उसने कहा, अरमान, हमारी शादी के 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना। अरमान, जो अपना सर उसके गोद में रखकर लेटा हुआ था, उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा था, हाँ तो क्या मोहतरमा, मुझे छोड़ने का प्लान कर रही हैं? मन भर गया क्या मुझसे? रिद्धिमा उसके सर पर हल्के से चपत मारते हुए कहती हैं, बेकार का मजाक मुझे पसंद नहीं अरमान। अरमान ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, मुझे पता है मेरे जोक्स तुम्हें पसंद नहीं। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो? रिद्धिमा कुछ देर चुप थी, फिर अरमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा था, अरमान, अंजलि दी के शादी के 1 साल बाद बिट्टू आ गई थी उनकी गोद में, तो क्या हम अब एक बेबी के बारे में सोच सकते हैं? यह सुनकर अरमान उठ बैठा था, फिर जवाब दिया था, अभी नहीं रिद्धिमा। रिद्धिमा, पर क्यों अरमान, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? अरमान थोड़ी देर चुप था, फिर उसने जवाब दिया था, रिद्धिमा, हम अभी अभी दिल्ली आए हैं और मैं अभी तक यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुआ हूँ। कुछ दिन जाने दो, फिर सोचते हैं कुछ और, बात करो ना। उसके बाद से जब भी रिद्धिमा इस प्रसंग को छेड़ती, अरमान यही कहकर बात टाल देता, कुछ और बात करो रिद्धिमा। और एक दिन तो अरमान की नाराज़गी फूटी पड़ी। उसने गुस्से से भरकर कहा, तुम्हारे पास बात करने का और कोई टॉपिक नहीं है क्या रिद्धिमा? मुझे लगता है तुम यहाँ बोर हो रही हो। एक काम करो, कुछ दिन मुंबई घूम आओ। रिद्धिमा अरमान के इस रवैये से बहुत अचंभे में थी, पर उसे लगा शायद काम के दबाव के कारण वह बौखलाया हुआ है और वह भी यहाँ बोर हो रही है, तो मुंबई जाना ठीक होगा। अरमान उसे मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चला गया था। कुछ दिन तो रिद्धिमा को वहाँ बहुत अच्छा लगा, पर वह फिर अरमान को याद करने लगी और वापस जाने के लिए अरमान को फ़ोन किया और कहा उसे ले जाए, पर अरमान काम का बहाना करके लगभग 2 महीने बाद उसे लेने आया। रिद्धिमा दिल्ली वापस आने के बाद कुछ महीने चुप रही, पर फिर उसे एक बेबी का अभाव खलने लगा। बिट्टू की शैतानी याद आती तो उसे लगता, काश उनके पास भी एक प्यारी सी गुड़िया हो जो अपनी शैतानियों से घर को सर पर उठाकर रखे। और फिर जब उसने अरमान के सामने यह प्रसंग छेड़ा तो अरमान का जवाब था, रिद्धिमा, सच कहूँ तो मुझे बच्चे उतना पसंद नहीं है। लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। रिद्धिमा अरमान की बातों से अवाक थी। उसने देखा था अरमान को बिट्टू से कितना ज़्यादा प्यार था, फिर अपने बारे में ये कैसी बातें कर रहा है अरमान। फिर भी उसने एक कोशिश की थी, अरमान, मैं सब संभाल लूँगी। अरमान ने झिझड़ते हुए कहा था, तुम क्या खास संभालोगी? तुम्हें भी मैं ही संभालता हूँ अब तक, जो भी हो। मुझे ये टॉपिक अब नहीं चाहिए। रिद्धिमा उसके बाद कभी भी इस प्रसंग को अरमान के सामने नहीं रखा था, पर उसके बाद दोनों के संबंध पहले जैसा नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ रही थी, दोनों के बीच मनमुटाव की एक रेखा खींच चुकी थी और जिसे मिटाने का अरमान की एक तरफ से कोई प्रयास था ही नहीं। वर्तमान रिद्धिमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। अचानक उसे याद आया, अरमान को भी ठंड लग रही होगी, उसने तो कोई लिहाफ नहीं रखा वहाँ। उसने एक कंबल और तकिया लिया और बिना आवाज़ के स्टडी रूम में आई जहाँ अरमान सो रहा था। उसने देखा अरमान सोफे पर गुड़मुड़ होकर सोया हुआ था। ठंड की वजह से उसने अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर सीने के पास समेट कर रखा था और जो पुस्तक पढ़ रहा था वह नीचे गिरी हुई थी। रिद्धिमा चुपके से आई, अरमान को बड़े धीरे से कंबल उठाया, उसके सर के नीचे तकिया रखकर पुस्तक उठाकर सही जगह रखी और लाइट बंद करके वहाँ से चली गई। अरमान, जिसकी नींद रिद्धिमा के आने से खुल चुकी थी और आंख बंद किए पड़ा था, बड़बड़ा, सॉरी रिद्धिमा, मैं जानबूझकर तुम्हें
जो दर्द दे रहा हूँ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रिद्धिमा। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, बहुत ज़्यादा, पर इसके लिए मैं अपने जीवन में नया कुछ नहीं चाहता। सुबह सूरज की तेज किरणों से रिद्धिमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा धूप काफ़ी चढ़ाई थी। इसका अर्थ है अरमान उसे बिना बताए ऑफिस चला गया है और काकी भी आज उसे नहीं उठाई। उसने काकी को आवाज़ लगाई पर जवाब न मिलने पर हॉल में आई तो किचन से खुटपुट की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही किसी के गुनगुनाने की। और यह अरमान के सिवा कौन हो सकता है। रिद्धिमा किचन के दरवाजे पर आई और रुक कर देखने लगी। अरमान ने बावर्ची का ड्रेस पहने, सर पर कैप लगाए, गैस पर कुछ बना रहा था जिसकी खुशबू सारे किचन में फैल रही थी। और वह कान में ईयर प्लग लगाए कोई गाना सुन रहा था और उसी के धुन पर हल्के हल्के थिरक रहा था। रिद्धिमा को लगा वही खड़ी उसे देखती रहे। कितना प्यारा लगता है अरमान जब इतना खुश रहता है। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसे इतना खूबसूरत और हैंडसम पति मिला है। उसे लग रहा था ऐसे ही घंटों अरमान को निहारता जाए। तभी अरमान का ध्यान उधर गया और वो अपने स्वाभाविक लहजे में बोल उठा, आ गई मोहतरमा, नींद अच्छी हुई ना? चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, आपके लिए आपकी पसंद के लजीज भोजन बन गए हैं। आपका गुलाम कब से आपकी राह देख रहा है। उसने सर झुकाते हुए सदा से कहा कि अनायास ही रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, काकी कहाँ है? अरमान ने हाथ हिलाते हुए कहा, आज काकी की छुट्टी, अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर घूमने चलेंगे। रिद्धिमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अरमान ज़्यादातर ऐसा ही करता था। अगर रात को किसी बात पर नाराज रहा तो सुबह खुद ही रिद्धिमा को मनाने का इंतजाम करके रखता था और उसके बाद कुछ दिन रिद्धिमा ऐसे ही खुश रहती थी। पर हाँ, वह इस बात का ध्यान रखती थी कि फिर से अरमान का मूड ना बिगड़े और इसके लिए वह बच्चे की टॉपिक से दूर रहती थी। पर कब तक ऐसे चलेगा? उसने अपने सर को झटका और बाथरूम की ओर चल दी। उसे भी अपना मिजाज ठीक ही रखना था क्योंकि अरमान से लड़ झगड़ कर वह भी कहाँ चैन पाती है। नाश्ते के बाद अरमान ने राज खोला कि आज वो अपने दोस्त निथीस निशीथ के घर रिद्धिमा को लेकर जाने वाला है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। रिद्धिमा इतने सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे और निशीथ के तो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो लोग कुछ दिन पहले ही बैंगलोर से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आए थे। रिद्धिमा ने तुरंत अरमान से पूछा, तुमने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिया कि नहीं? अरमान मायूस चेहरा बनाता हुआ बोला, अरे यार, मुझे तो ये बात याद ही नहीं था। यार, तुम भी कितना कुछ ख्याल रखती हो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, हम औरतों को याद रहता। अच्छा चलो, रास्ते में हम गिफ्ट आदि खरीद लेंगे। अरमान ने सर हिलाया और गाड़ी निकालने बाहर चला गया। रिद्धिमा बहुत खुश थी। कल रात का सारा मलाल जैसे धुल चुका था। वह उन छोटे बच्चों के ख्यालों में खो गई और खुद भी गुनगुनाती हुई बाहर आई। अरमान उसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसे लगा कम से कम कुछ समय तक रिद्धिमा खुश रहेगी। निशीथ और निशा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निशा तो कह उठी, अरमान तू तो अभी भी उतना ही हैंडसम और हॉट है जितना कॉलेज के दिनों था। निशीथ ने आंखें तरे ली जबकि अरमान ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से कहा, ये निशा बचपन से ही ऐसी है रिद्धिमा, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। निशा ने चुटकी ली। अच्छा जनाब, इसका मतलब है आप बचपन से ही हॉट और हैंडसम हैं थी। अरमान हाथ जोड़ता हुआ बोला, मेरी अम्मा, मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकता, माफ़ कर मुझे। सब हंस उठे। निशा रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हुई बोली, आ जाओ रिद्धिमा, मैं कब से तुमसे मिलने को बेचैन थी। मुझे भी देखना था आखिर कौन सी परी है जो अरमान जैसे हैंडसम का दिल उड़ा ले गई। रिद्धिमा की आंखें इधर उधर घूमते देखकर निशा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों को ढूंढ रही हो? सोनी सो रही और सोनू बाहर खेलने गया है। चलो तुम्हें घर दिखाती हूँ। चारों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सोनू दौड़ता हुआ आया और अनजान लोगों को देखकर दरवाजे पर ठिठक गया। रिद्धिमा की नज़र उस प्यारे बच्चे पर गई और वह इशारे से बुलाने लगी, पर वह वहीं खड़ा रहा। पर रिद्धिमा के हाथ में चॉकलेट का पैकेट देखकर दौड़ता हुआ आया और लेकर दौड़कर अपने कमरे में भाग गया। निशा मुँह बनाती हुई बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, कोई तौर तरीका सीखा ही नहीं। निशीथ ने जवाब दिया, हाँ हाँ, अच्छा काम करे तो मम्मा पर गया है और गलत तो पापा पर है ना।
रिद्धिमा उन दोनों के नोक-झोंक पर खूब मजा ले रही थी। उसके दिल ने कहा, काश सोनू जैसा एक प्यारा बच्चा उनके घर में भी होता। दिन भर ऊधम मचाता और रिद्धिमा उसे देख देख कर निहाल हो जाती। अरमान और रिद्धिमा ने सारा दिन निशीत के घर बिताया और रिद्धिमा के लिए वह दिन जैसे यादगार बन गया था। सारा दिन वह निशा के छोटी बच्ची को संभालती रही। फिर वे पास के अनाथ आश्रम में गए, जहाँ सोनू ने सभी बच्चों को केक और गिफ्ट बांटे। रिद्धिमा का बच्चों से लगाव देखकर निशा ने चुपके से पूछा, इतना प्यार है बच्चों से तो ले क्यों नहीं लेती? अब शादी के 2-3 साल तो हो गए हैं ना तुम्हारे, ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं। रिद्धिमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं असल में अरमान को अभी नहीं चाहिए। निशा हंसती हुई बोली, हाँ ये बात तो है कि बच्चे आने पर रोमांस खत्म हो जाता, वही बच्चे की चिल्ले पौ दिन भर। फिर भी मुझे लगता अब देर करना ठीक नहीं। क्या अरमान को बच्चे पसंद नहीं है? रिद्धिमा ने अनमने मन से कहा, शायद। पर रिद्धिमा को पता था यह सच नहीं। अरमान को बच्चों से बहुत प्यार है। उसने अंजलि दी की बेटी के साथ अरमान का प्यार देखा था और अब आश्रम में भी अरमान जैसे बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। उनके साथ मिलकर मस्ती कर रहा था। देर रात वो घर लौटे। अरमान बिस्तर पर ठह गया जबकि रिद्धिमा फ्रेश होने चली गई। आज अरमान का मूड बहुत अच्छा था और रिद्धिमा को लगता था और एक बार उसे अपनी बात दोहरानी चाहिए। जब वह अपने रेशमी बालों को बांध रही थी, अरमान की आवाज़ सुनाई दी, खुले रहने दो ना रिद्धिमा, खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। रिद्धिमा ने आईने में देखा, अरमान उसे ही देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अरमान आज निशा कुछ कह रही थी। अरमान ने उन्नीदी आंखें से पूछा, क्या? रिद्धिमा बोली, वो कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और अरमान बात काट कर बोला, वो मुझे करती थी पर मैं उसे दोस्त ही मानता था। इतना याद रखना रिद्धिमा कि तुम ही मेरे जीवन की पहली और तुम ही आखिरी लड़की हो। रिद्धिमा मुस्कुराई फिर बोली, मैं और एक बात आज जान गई हूँ। अरमान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। रिद्धिमा कुछ चुप रहकर बोली कि तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है। अरमान चुप था। रिद्धिमा हिम्मत करके बोल पड़ी, फिर क्यों अरमान, हम क्यों नहीं? पर उसकी बात पूरे होने से पहले ही बोल पड़ा, तो एक बच्चा गोद ले लेते हैं। रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा और बोली, क्यों अरमान? अरमान उठकर बैठता हुआ बोला, देखो रिद्धिमा, मैं नहीं चाहता तुम्हें प्रेगनेंसी की तकलीफ झेलना पड़े। रिद्धिमा आश्चर्य से बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अरमान? माँ बनना एक लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है और मैं भी चाहती हूँ माँ बनूँ। अरमान मुँह फेर कर सोता हुआ बोला, बहुत बार समझाया है मैंने, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, हमें अब सोना चाहिए। रिद्धिमा को लगा उसके मुंह पर किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। वह सब कुछ सह सकती थी पर अरमान की बेरुखी नहीं। उसने अपने आंसू छुपाए और बेड पर लेट गई, पर नींद उसके आंखों से कहीं दूर चली गई थी। अरमान उसे बहुत अनजान लग रहा था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अरमान इस तरह बर्ताव कर रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था। वह जितना इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, उतना ही खुद उसमें उलझती जा रही थी। रिद्धिमा की नींद डोर बेल बजने से खुली। उसने उन्नीदी आंखों से देखा, सिर्फ 7 बज रहे थे। काकी तो 8 बजे आती हैं, फिर कौन आया? वह उठने की कोशिश की पर अरमान की बाहें उसे जकड़ी हुई थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की पर अरमान की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, सोने दो ना जान। रिद्धिमा खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं उठा रही, मुझे जाना है, छोड़ो ना। अरमान हड़बड़ाकर उठ बैठा और मायूस चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मत जाओ रिद्धिमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। रिद्धिमा उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, नौटंकी तो तुमसे कोई सीखे। मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ, कोई आया है। अरमान लिहाफ ढाँप कर सोता हुआ बोला, ओह तब ठीक है, पर जो भी आए मुझे मत उठाना प्लीज। रिद्धिमा बोली, जो भी आएगा तुमसे ही काम होगा मिस्टर अरमान मलिक, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अरमान एक पल में उठकर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोल पड़ा, कहा ना मिस्टर, कहना मिस्टर मलिक सारी रात जागे थे, इसलिए अभी आराम फरमा रहे। रिद्धिमा उसकी आंखों में देखते हुए पूछी, और ये मलिक सारी रात जाकर क्या कर रहे थे, ये भी बताओ, मुझसे तो नाराज़ थे कल तुम। तभी अरमान की मोबाइल बज उठी। अंजलि की आवाज़ थी, इडियट, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाज़ा खोलेगा या तोड़ दूँ? अरमान लिहाफ फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, मर गए, मारे गए, तुम्हारी चुड़ैल दी यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह लगभग दौड़ता हुआ आया और दरवाज़ा खोलते ही देखा अंजलि सा परिवार वहाँ खड़ी थी। अंजलि अंदर आते हुए बोली, क्या बात है? हाँ,
कितनी देर से हम बाहर खड़े हैं और किसी को होश ही नहीं। अरमान बेचारा सा मुंह बनाता हुआ बोला, मैं क्या करूं, आपकी ये बहन है ना। उसने कहा, जो भी आया है वापस जाने दो, सुबह सुबह रोमांस का सत्यानाश कर दिया। अंजलि आंखें तर्रते हुए बोली, मेरी भोली भाली बहन पर इल्जाम मत लगा, जा चाय बना कर ला। अरमान माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, मारे गए, भलाई का जमाना नहीं। वैसे आज प्रूफ हो गया, अपना खून अपना ही होता है। आते ही अपनी बहन को छोड़कर मुझ पर हुक्म चला रही हो आप। रिद्धिमा ने जल्दी से कहा, बिट्टू को भूख लगी होगी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरमान ने कहा, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। अंजलि हंसते हुए बोली, लगता है दोनों का रोमांस का कोटा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अरमान किचन में जा रहा है। रिद्धिमा शर्माती हुई वहाँ से चली गई, जबकि अतुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। एक हफ्ता अतुल अंजलि दिल्ली में रहे। रिद्धिमा का बिट्टू के साथ मस्ती करते कब ये दिन बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अंजलि ने उसे बुलाकर कहा, रिद्धिमा तू हमारे साथ कुछ दिन मुंबई क्यों नहीं रह आती। रिद्धिमा इतने सुनते सोच में पड़ गई। वह समझ गई यह अरमान का ही प्लान होगा कि अंजलि अपने परिवार सहित यहाँ आए और रिद्धिमा को साथ ले जाए। वह डरता होगा कहीं रिद्धिमा बुरा ना मान जाए, इसलिए अंजलि से कहलवाया है। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, अरमान ने कहा है आपको। अंजलि ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं, अरमान कल कह रहा था तू बोर होती है तो मैंने सोचा कुछ दिन हमारे साथ घूम कर आएगी, बिट्टू का भी थोड़ा ख्याल रख लेगी, वहाँ मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया। वह नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी अरमान से, लेकिन अरमान ऐसा क्यों कर रहा है ये पहले भी उसे सुलझाना था, पर कैसे सुलझाएगी समझ में नहीं आ रहा था। इस विषय पर वह किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी और ना किसी को इस विषय में कुछ बता सकती थी। रिद्धिमा मुंबई आए हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अरमान इसी बीच 1-2 बार आया था, पर उसने जब वापस जाने का प्रसंग छेड़ा तो अरमान का कहना था वह वहाँ जाकर और बोर हो जाएगी, क्योंकि अरमान अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त है। रिद्धिमा उसके बाद से काफ़ी दुखी थी और फिर इस प्रसंग को लाना बंद ही कर दिया था, पर उसे अरमान के बिना सब सूना सूना लगता था। उसकी खुशी तो अरमान के साथ रहने में ही था, वह समझ चुकी थी, पर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की भी कमी को महसूस करती थी। अब तो उसे यह पूरी तरह यकीन हो गया था, जरूर अरमान उससे कुछ छिपा रहा है। आजकल उसके दिमाग में बहुत कुछ उल जुलूल बातें आती थी। उसे कभी कभी लगता था शायद अरमान ने इसी वजह से उससे विवाह किया था। शायद अरमान में कुछ कमी है जिसे वह जानता था और इसलिए उसने रिद्धिमा को चुना था, जो खुद ठीक से चल नहीं पाती थी। उसमें कुछ कमी थी तो अरमान को लगता होगा रिद्धिमा की कमी को उसने मान लिया है तो रिद्धिमा भी उसे मान लेगी। पर अगर ऐसा था तो अरमान को रिद्धिमा से खुलकर बात करनी चाहिए थी। पति पत्नी में ऐसी लुका छिपी खेलना रिश्ते को तोड़ सकती है, ये अरमान क्यों नहीं समझ पाया। रिद्धिमा ये सब सोच रही थी और सूनी सड़क को अपने बालकनी से निहार रही थी। उसे बच्चे की कितनी चाहत है ये अरमान क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर अरमान में कोई कमी है तो उसका इलाज भी हो सकता है, पर ऐसे बच के भागने की कोशिश कोई समाधान नहीं बल्कि और भी समस्या खड़ी कर रही थी। वह इन्हीं ख्यालों में खोई थी, तभी उसके कानों में अंजलि की बातें आई। अरमान कब तक इस तरह रिद्धिमा से भागता रहेगा अतुल, एक न एक दिन उसे खुलकर बात करनी ही होगी। तुमने देखा होगा अरमान कैसे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है और रिद्धिमा कितनी चुप सी हो गई है। अतुल ने कहा, तुम ही बात करो ना अंजलि, तुम तो उसकी बहन हो, वह समझ जाएगी। अंजलि ने जवाब दिया, नहीं अतुल, अरमान को ही बात करना होगा। अतुल, पर रिद्धिमा अरमान को गलत समझ रही होगी ना। अंजलि बोली, हाँ, पर अरमान को मैंने जब कहा तो उसका कहना था कि भले वह गलत बने, पर इतनी बड़ी सच्चाई रिद्धिमा के सामने नहीं रख सकता। रिद्धिमा का दिल बुरी तरह टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा वह मां नहीं बन सकती। रिद्धिमा को लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वह जैसे गिरने ही वाली है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अंजलि की बातें सुनने की कोशिश की जो कह रही थी। जब पापा ने इस बारे में अरमान को बताया था तो अरमान ने कहा था कि वह रिद्धिमा को संभाल लेगा, पर अब खुद सच्चाई बताने से डर रहा है और खुद रिद्धिमा के सामने बुरा बन रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है अंजलि। अतुल ने उत्तर दिया। अंजलि ने कहा, हाँ, पर मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। अरमान के प्यार के आगे रिद्धिमा हार मान जाएगी और समझ जाएगी दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, ना कि एक बच्चे से। रिद्धिमा को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वह माँ नहीं बन सकती थी, उसके अपने बच्चे कभी नहीं होंगे, उसके और अरमान के प्यार के फूल कभी भी उनके बाग में
नहीं खिलेंगे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो अरमान इसलिए उससे दूर भागता है, उसे सच्चाई बताने की बजाय खुद बुरा बन रहा है। और रिद्धिमा उसके बारे में कितना गलत ख्याल रखती है। उसे लगा अरमान में कोई कमी है, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं उसने। अरमान ने उसे इतनी कमी के बावजूद अपनाया, इतना प्यार करता, और वह कितनी स्वार्थी अरमान में गलती ढूंढ रही थी। अरमान सब जानते हुए उससे विवाह किया, और उसे लगा अरमान अपनी कमजोरी के कारण उससे विवाह किया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए और अरमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर तभी उसे अंजलि दी की बात याद आई, जो कह रही थी कि अरमान उसे कभी भी नहीं बताना चाहता इस बात को, क्योंकि उससे वह दुखी हो जाएगी। तो ठीक है, वह भी इस राज को नहीं खोलेगी कि वह इतनी बड़ी बात जानती है। पर शायद अरमान की ज़िंदगी में अब उसका रहना ठीक नहीं है। उसकी सजा अरमान क्यों भोगे? उसने देखा अरमान को बच्चों से कितना प्यार है, फिर वह क्यों खुद की संतान से वंचित रहे? रिद्धिमा के वजह से उसने अपने बच्चे नहीं हो सकते, पर वह अरमान की ज़िंदगी से चली जाए तो अरमान दूसरा विवाह कर सकता है और बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। हाँ, यही ठीक होगा। वह चली जाएगी अरमान की ज़िंदगी से और कभी भी नहीं बताएगी कि अरमान की खुशी के लिए वह जा रही है। अगर अरमान उसे इतना प्यार करता है कि अपनी खुशी कुर्बान कर सकता है, तो वह क्यों पीछे रहे? वह भी अपनी खुशी अरमान के लिए कुर्बान कर सकती है, और यह सिर्फ तभी होगा जब वह अरमान से रिश्ता तोड़ेगी और अरमान के प्यार के रंगों को खुद में समेटकर अपनी ज़िंदगी बिता लेगी। अगले दिन रिद्धिमा दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। अंजलि ने बार बार पूछा कि अचानक उसने ये फैसला क्यों लिया। तो रिद्धिमा का कहना था उसे अरमान की बहुत याद आ रही है और अब वह वापस लौटना चाहती है, और अंजलि का या कोई अरमान को ना बताए कि वह वापस जा रही है। रिद्धिमा नहीं चाहती थी अरमान को ये बात पता चले और वह उसे वापस आने से मना कर दे, क्योंकि वह अब बस कुछ दिन अरमान के साथ रहना चाहती थी और वो दिन, वो पल यादगार बनाना चाहती थी। अरमान जब ऑफिस से वापस लौटा तो रिद्धिमा को देखकर चौंक पड़ा और थोड़ा घबरा गया। पता नहीं ऐसे अचानक क्यों रिद्धिमा वापस आई, पर रिद्धिमा को मुस्कुराता देखकर और घर की खूबसूरत सजावट देखकर उसका दिल खुश हो उठा। उसके पूछने पर रिद्धिमा उसके गले में बाहें डालते हुए बताई कि उसे अरमान की बहुत याद आ रही थी और अब वह उसके बिना वहाँ अकेले नहीं रह सकती थी। अरमान ने रिद्धिमा के आने की खुशी में अगले दिन छुट्टी ली और दोनों सारा दिन दिल्ली की सैर करते रहे। दोनों ने खूब सारी बातें की, पर रिद्धिमा ने एक बार भी बच्चे को प्रसंग को नहीं खींचा। अरमान को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता जिस बात से वह डर रहा था वह फिर से बीच में आए। अगले कुछ दिन दोनों खूब खुश रहे। रिद्धिमा ने जैसे इन चंद दिनों में अरमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी ली, सारी खुशी पा ली। अरमान भी बहुत खुश था। उसे ऐसा लगा कि रिद्धिमा अकेले रहकर शायद उसकी कमी को महसूस कर चुकी है और अब उसके साथ पाने के लिए वह शायद बच्चे की बात न छेड़े। कुछ दिनों बाद अरमान को एक टूर पर जाना था। वह चाहता था रिद्धिमा भी साथ चले, पर रिद्धिमा ने तबीयत का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसने सोच ही लिया था इस बीच उसे क्या करना है। अरमान जब टूर से वापस आया तो घर लॉक देखकर चौंक गया, पर जब अंदर आया तो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रिद्धिमा वहाँ से जा चुकी थी, बस एक पत्र उसके नाम छोड़कर। प्रिय अरमान, मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मत पूछना, क्योंकि मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ। क्यों? ये बता देती हूँ क्योंकि तुम्हारा भी जानना आवश्यक है कि मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया। ये फ़ैसला मैंने उसी दिन लिया जब मुझे ये बात पता चली। तुमने मुझसे इसलिए शादी किया था कि मुझ में कुछ कमी थी, मैं अपाहिज ही थी, पर तुमने मुझे अपनाया। मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा था, पर मुझे लगता मैं अपने प्यार द्वारा ही ठगी गई हूँ। तुमने मुझे इसलिए नहीं चुना था कि मुझसे प्यार करते थे, इसलिए चुना था कि तुम्हारी कमी को मैं नज़रअंदाज कर दूँ। पर मैं क्या करूँ अरमान, मैं माँ बनना चाहती हूँ और ये खुशी शायद तुम मुझे ना दे सको, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं इस रिश्ते को और अधिक नहीं झेल सकती जहाँ प्यार ना होकर धोखा हो। अगर तुम मुझे विवाह से पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें अपना लेती, पर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक है। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई की बहुत ज़रूरत है, जो हमारे रिश्ते में शायद नहीं है, और इस सच्चाई के बिना यह रिश्ता खोखला है। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया है रिद्धिमा। अरमान के हाथ में वो चिट्ठी थी और आंखों में आंसू। तो रिद्धिमा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई
और वो भी उसकी वजह से। पर रिद्धिमा को सच्चाई पता चलने से वो और भी टूट जाएगी। क्या करे अरमान, कहाँ ढूंढे रिद्धिमा को जिसे जान से भी ज़्यादा प्यार किया। वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती है? क्या उसका प्यार ही काफ़ी नहीं था रिद्धिमा के लिए? क्या एक दूसरे का साथ ही काफ़ी नहीं होता जीने के लिए? शायद हाँ, शायद ना, नहीं। उसके लिए तो रिद्धिमा का प्यार ही काफ़ी था, पर रिद्धिमा के लिए शायद नहीं। वह अरमान से अलग होना चाहती है तो ठीक है, यही सही। पर अरमान कभी भी रिद्धिमा को सच्चाई नहीं बता सकता है। जिस सच्चाई को जानकर रिद्धिमा को ग्लानि भर आ जाए, अपनी कमजोरी के कारण उसे अपने आप पर शर्म आए, ये बात उसे नहीं बता सकता अरमान, कभी नहीं। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।